हेलो व्यूअर्स। आज हम जिस यूएवी के बारे में बात करेंगे वो कुछ वाकयात की वजह से बहुत मशहूर भी हुई। इसकी बनाने वाली कंपनी है लॉकहीड मार्टिन और यूएवी का नाम है RQ-170 सेंटिनल। ये 2007 में इंट्रोड्यूस हुई। इसको चलाती जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स है, लेकिन आगे इस्तेमाल में ये CIA के यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के होती है अमेरिकन। और ख्याल है कि टोटल ये 20 से 30 बनाई गई हैं। इसकी अ, बहुत सी मालूमात तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आगे जाके बताऊंगा कि ईरान ने जब इसको पकड़ा उतार लिया तो फिर ईरान ने उसकी जनरल स्पेसिफिकेशन भी उस टाइम पे शेयर की। लेकिन प्राइमरीली इससे जो काम लिया जाता है वो एक तरह का ये विंग डिज़ाइन है, और काम जो है वो ज़्यादातर इंटेलिजेंस का और इस पे सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का, डाटा लिंक का, ये काम इससे लिया जाता है। 2011 में ईरान ने इसको कैप्चर किया और इसकी तस्वीर भी रिलीज हुई उस टाइम पे, और उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन भी बताई गई। इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। इसके बाद इनिशियली ये अफगानिस्तान में 2007 के आखिर में डिप्लॉय हुई, और इसको ओरिजिनली बनाया लॉकहीड मार्टिन में के अंदर ही एक डिवीजन है, आप कह लें स्कंक वर्क्स के नाम से, जो सारे स्टेल्थ किस्म के जहाज बनाता है और एडवांस जहाज बनाता है। SR-71 भी उसी ने बनाया था, U-2 जहाज भी उसी ने बनाया था। तो ये इसकी जो डिज़ाइन है वो अ, कुछ जो इससे पहले के यूएवीज थे, स्टेल्थ यूएवीज थे, उनसे ये मिलता जुलता है। जो जिन पे ये बेस करता है वो एक RQ-3 डार्क स्टार है और पोल कैट है। बहरहाल ये है कि डार्क स्टार जो RQ-3 है, इससे इसका साइज थोड़ा बड़ा है। और अ, ये जो 20 से 30 की फिगर है, ये एक जर्नलिस्ट है डेविड एक्स, उसने दिसंबर 2012 में कहा था कि तकरीबन 20 बनी हुई हैं, ये वाले यूएवी हैं। इसका जो RQ है, RQ में R का मतलब रिकॉन्सेंस होता है और Q का मतलब अनमैन्ड होता है। तो इसलिए ख्याल यही है कि इस पे कोई वेपन्स कैरी नहीं होते, ये सिर्फ यूएवी रिकॉन्सेंस के लिए इस्तेमाल होती है। और इसका काम जो है वो जिस तरह ग्लोबल हाक यूएवी है, जिसकी बहुत ज़्यादा रेंज है और बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस है, उसकी निस्बत इसका काम, क्योंकि इसकी एंड्योरेंस भी कम है, इसका काम थोड़ा सा जिसे हम फौज की ज़ुबान में कहते हैं कि टैक्टिकल टाइप का ऑपरेशंस ओरिएंटेड है और स्ट्रेटेजिक नहीं है। इसके इसको सबसे पहले देखा गया कंधार, अफगानिस्तान में कंधार एयरफील्ड में 4 दिसंबर 2009 को। और ये जब रिपोर्ट हुई तो इसको जिसने रिपोर्ट किया उसने कहा द बीस्ट ऑफ कंधार। तो फिर एक अमेरिकन एयरफोर्स के कर्नल से पूछा गया इसके बारे में, तो उसने कहा कि ये वाला जो प्रोग्राम है, ये दूसरी ये मतलब सेपरेट है, ये दूसरी जो हमारी ड्रोन्स हैं उनको रिप्लेस नहीं करेगा। खास तौर पे प्रेडेटर जैसी और रीपर जैसी ड्रोन्स हैं, इनको ये रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि ये उनसे सेपरेट प्रोग्राम है। तो 2021 में ये री डिप्लॉय हो गई, जो विंग इसको ऑपरेट करता है। यानी कि अफगानिस्तान के बाद इससे पहले कोरिया में भी ये पोस्टेड रहा, ये वाली ड्रोन्स जो हैं नॉर्थ कोरिया की जासूसी करने के लिए। इसकी जो सिंगल इंजन है इसमें, और कहा यह जाता है कि इसमें बहुत सी स्टेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसी हाई टेक टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल नहीं की, ताकि क्योंकि पता था कि सिंगल इंजन वाली
रिकॉन्सस ड्रोन है, किसी टाइम मतलब किसी टाइम ये गिर सकती है और दुश्मन के हाथ लग सकती है। इसलिए उसमें उस लेवल का आप कह लें कि टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल हुई, जो फर्ज करें जिस तरह B-2 बॉम्बर जो $1 अरब से ज्यादा का एक पड़ता है, जिस तरह की उसमें इस्तेमाल हुई। तो इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि यूएवी के ज़ाहिर है जिस अ, किसी प्लेटफॉर्म में पायलट हो ह्यूमन, उसके निस्बत जो अनमैन्ड प्लेटफॉर्म होते हैं जिनको कुछ चला नहीं रहा होता, तो उसके एक्सीडेंट रेट्स भी वैसे भी ज़्यादा है। बाकी इसको देख के कहा गया है कि ये इसकी जिस हाइट पे ये उड़ती है 50,000 फीट से कम होगी, यानी कि 15 किलोमीटर बनते हैं। और इसका जो इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रिक TF-34 हो सकता है या उससे मिलता जुलता हो सकता है। इसके अलावा ख्याल ये भी है कि इसमें जो रडार है वो एईसा रडार होगा। और बाकी ख्याल है इसमें डाटा लिंक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है। जो न्यूयॉर्क टाइम्स इनका अखबार है, उसने ये भी कहा है कि सर्टेनली इसके अंदर कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट इक्विपमेंट, यानी कि जो आपकी मुख्तलिफ नशरियात होती हैं, चाहे वो वायरलेस हों या टेलीफोन को हों, उनको पिक करने का, और इस तरह के सेंसर्स भी लगे हुए हैं कि जिनसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और केमिकल जो है वो डिटेक्ट किए जा सकें न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटीज के। ये शायद उसने इसलिए भी अंदाजा लगाया है कि जब ईरान के ऊपर ये ड्रोन पाई गई है, तो लाजमी उन्होंने उसके साथ सेंसर्स भी लगाए होंगे कि कहाँ पे क्योंकि जो भी न्यूक्लियर रेडिएशन का इलाका होता है उसमें जाहिर है जो रेडिएशन का लेवल होता है वो आप एक डिटेक्टर के जरिए मालूम कर सकते हैं कि हाई जो रेडिएशन का लेवल है वो ये इंडिकेट कर सकता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है। अच्छा हुआ ये कि अफगान अफगान बॉर्डर के करीब दिसंबर 2011 में ये ईरान ने गिराई भी नहीं बल्कि उतार ली, उसका डाटा लिंक हैक करके उस यूएवी को उतार लिया। तो ये मेरे ख्याल से तो ये यूनिक ही वाकया है हिस्ट्री का कि कोई डाटा लिंक हैक करके, टेक्निकली पॉसिबल तो है लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कोई और ऐसा वाकया जो हुआ हो जिसमें किसी ने इस तरह सही सालम उतार लिया हो किसी के दूसरे की यूएवी को। बहरहाल इनिशियली अमेरिकन की जो स्ट्राइक यूएवीज हैं उनमें भी डाटा लिंक जो है वो इनक्रिप्टेड नहीं होते थे। अभी अ, जब उनको खतरा महसूस हुआ है तो अब वो डाटा लिंक भी उन्होंने इनक्रिप्ट कर लिए हैं। तो इसलिए अब जाहिर है वो एक टाइम फ्रेम होता है शुरू शुरू में। अब शायद हैक करना इतना आसान ना हो जितना उस टाइम पे शुरू शुरू के टाइम में था, यानी कि ये भी 10 साल से ज्यादा पुरानी बात है। तो उस टाइम जो ईरानियंस ने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जो डायमेंशंस बताई थी इसकी, कि विंग स्पैन इसका 26 मीटर यानी कि 85 फुट, हाइट इसकी 6 फुट, और लेंथ जो है वो 15 फुट है इस यूएवी की। ये स्क्वाड्रन जो इस यूएवी को ऑपरेट करता है, 30th रिकॉन्सनेंस स्क्वाड्रन इसे कहते हैं। ये नेवाडा जो इनकी वो डेजर्ट वाली स्टेट है उस पे बेस करता है, और ये एक्टिवेट हुआ 1 सितंबर 2005 को। और सबसे पहले जाहिर है 2007, लेट 2007 में ये देखी गई कंधार एयरफील्ड में। उसमें ये ख्याल है कि अफगानिस्तान में तो कोई ऐसा रडार नहीं लगा हुआ था कि दुश्मनों का, कि जिसको इवेड करने के लिए आपने ये वाली यूएवी, स्टेल्थ यूएवी आप उधर यूज कर रहे थे। तो ख्याल इसको देख के फिर ये था एनालिस्ट का कि ये ईरान और पाकिस्तान की स्पाइंग के लिए यूज हो रही है। अच्छा ये तो ये चीज हो गई। दूसरा ये कि साउथ कोरिया में साउथ कोरिया में ऑलरेडी U2 रिकॉन्सनेंस लॉकहीड का ही U2 रिकॉन्सनेंस एयरक्राफ्ट जो है ओसान एयरबेस से अप्रूव वो हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। और इसने भी
रिटायर हो जाना है, बहुत ही पुराना हो चुका है। तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि उसको रिप्लेस करेगा साउथ कोरिया में। इसके अलावा साउथ कोरिया में इसका मकसद ये बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको मॉनिटर करने के लिए वहां पे डिप्लॉय हुई। अच्छा, जो और इंटरेस्टिंग इसका ईरानी के वाकये के अलावा जो इंटरेस्टिंग वाकया है वो ये वाला है कि जब अ, ओसामा बिन लैदेन वाला ऑपरेशन एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था 2 मई 2011 को, तो ये ख्याल किया जाता है कि ये जो RQ-170 है ये मौजूद थी उस टाइम उस एरिया में, क्योंकि अ, वैसे तो उसकी तस्वीर भी मौजूद है कि प्रेसिडेंट ओबामा, बैरक ओबामा जो हैं, और उनके जो सीनियर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे, वो एक तस्वीर के मुताबिक उसको लाइव देख रहे थे। तो उस टाइम पे ये यूएवी जो है वो लाइव डाटा लिंक का काम कर रही थी। और दूसरा ये भी लिखा है कि अ, उसका मकसद ये भी था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री कम्युनिकेशन है, रेडियो कम्युनिकेशन, उनको मॉनिटर किया जाए कि अगर कोई अटैक आ रहा हो। ये तो इस सूरत में है ना कि अ, अ, पाकिस्तान को बिल्कुल भी अगर अटैक का नहीं पता था तो ये, और अगर पता भी था तो बैकअप के तौर पे वो ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि जब इतने एसेट्स मौजूद हैं तो जाहिर है वो रिस्क कम से कम लेते हैं किसी भी चीज़ का। तो फिर ये हुआ कि ये भी शुरू का टाइम था, आप कह लें कि अभी तक मोस्ट ऑफ द रडार जो हैं वो इन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अभी कुछ ऐसे, एक तो कुछ पुराने रडार हैं रशिया के, यानी कि जो गीगाहर्ट्ज पे काम नहीं करते, मेगाहर्ट्ज पे काम करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी के, वो अच्छे तरीके से स्टेल्थ को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए उन रडार्स की एक दफ़ा दोबारा से डिमांड हो गई है। बल्कि मुझे न्यूज़ रिपोर्ट याद पड़ती है कि पाकिस्तान ने भी चाइना से एक ऐसा ही रडार लिया है। दूसरा ये कि आपके वॉक्स जहाज प्लस जो वेरा वेरा ई, चेक रिपब्लिक वगैरह वाले बनाते हैं वेरा ई, जो पैसिव, जो रडार की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, वो भी अब स्टेल्थ को डिटेक्ट कर सकता है। तो अब सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है, स्टेल्थ को डिटेक्ट करने के तरीके आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो आप अपनी पूरी टेरिटरी को तो उससे कवर नहीं कर सकते, इसलिए ये रेलेवेंट रहेंगे ये जो स्टेल्थ डिज़ाइन है। इसी वजह से तुर्की, मैंने अभी पिछले दिनों अंका 3 की वीडियो बनाई है, तो तुर्की ने भी इसी डिज़ाइन को इस्तेमाल किया है, जो पहले सिर्फ डेवलप मुल्क ही इस तरह का डिज़ाइन जो है वो यूज़ करते थे। बाकी इस बारे में कोई शक नहीं है कि ये का इस्तेमाल में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के है। और जो ईरान के वाक़े पे अगर हम दोबारा जाएं, तो ईरान का जो जनरल है उसने अप्रैल 2012 में क्लेम किया कि हमने रिवर्स इंजीनियर कर लिया इसको, यानी इसे, इसकी बेस पे हमने अपनी यूएवीज भी बना ली हैं। और ईरान की जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है उसने सितंबर 2016 में कहा कि सेईगेहे 2 है, जो कि मिल जिसकी शक्ल भी इसी RQ-170 से मिलती है, उसकी वीडियो भी उन्होंने जारी की है ईरानियन मीडिया ने। तो खैर उन्होंने तो क्लेम किया है कि वो 4 उस पे प्रिसीजन गाइडेड बम्स भी वो कैरी कर सकती है, बाकी रेंज वगैरह नहीं बनाई। और फिर एक और इनकी है शाहिद 171 सिमो सिमोर्ग यूएवी, उस वो भी इस पे बेस करती है। हुआ ये कि ये जो सईगे ड्रोन है ये फरवरी 2018 में जो इसराइल और सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें इसराइल ने गिरा भी ली थी। और फिर जो इजरायली एयरफोर्स का ब्रिगेडियर जनरल टॉमर बार है उसने कहा कि ये क्वाइट एडवांस है और काफ़ी इसमें टेक्नोलॉजी जो है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से मिलती जुलती। बहरहाल इसराइल के कहने पे आप नहीं चल सकते, क्योंकि जाहिर है उन्होंने तो साबित करना है कि ईरान बहुत एडवांस है। हो सकता है कि उसने, क्योंकि इसराइल का तो मकसद ही यही है कि ईरान को बढ़ा चढ़ा के पेश करें और ताकि आमादा करें, अरबों को डराएं, और जो
ईयू और अमेरिकन हैं उनको कन्विंस करें कि ईरान पे हमला करने की ज़रूरत है, यानी कि इसराइल की बजाय वो दूसरे ममालिक को भी ज़ाहिर है इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाकी इसके बारे में करेक्टरिस्टिक्स जनरल इसकी ये हैं कि 3 का क्रू ऑन ग्राउंड होता है और पावर प्लांट में 2 तरह का है कि या गैरेट का इंजन है TFE-31 या जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है TF-34 टर्बोफैन। एंड्योरेंस के बारे में ख्याल है कि 5 से 6 घंटे है इसकी, जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि स्ट्रेटेजिक यूएवी नहीं है बल्कि टैक्टिकल टाइप की ऑपरेशंस वाली यूएवी है। और जिस तरह सर्विस सेलिंग मैंने बताया कि मैक्सिमम 50,000 फीट 15,000 मीटर तक का है। तो ये सब कुछ था इस ड्रोन के बारे में, जो इस वजह से भी बहुत मशहूर हो गई कि अ, ईरान ने इसको उतार लिया था और एबटाबाद वाले केस में भी यही ड्रोन इस्तेमाल हुई थी। तो आइंदा किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा। टेक केयर।